हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है। वेलकम अगेन इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आज शुरू करेंगे मॉडल पेपर नंबर 5, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है प्यारे बच्चों। तो भाई रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो पूरी देखना, तभी आपको इसका फायदा, क्योंकि आज मैं जो सवाल करवाने वाला हूं यहां से 110% आपको सवाल मिलेगा ही मिलेगा। ये मैं लिख के देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल मैंने कवर करे हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हो, फटाफट शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट छोटी सी कि वीडियो देखना यार पूरी, ठीक है। अगर अच्छी लगे दूसरी वीडियो देखना, नहीं तो भैया कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट। सारे बच्चे फटाफट आ जाओ जल्दी, और कॉपी पेन लेके बैठो ताकि आपको करने में प्रैक्टिस, मतलब मजा भी आए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक। तो पहला सवाल लेता हूं मैं। पहला सवाल है, y का वह मान ज्ञात करो, y का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक हो। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, 2020, 22, 23, 24 रिपीट हो रहा है भाई साहब। तो इस बार भी पूरे पूरे चांस है, हो सकता है डिजिट चेंज कर दे, यहां पे 10 मात्रक की जगह 5 मात्रक दे दे, 10 मात्रक दे दे, कुछ भी दे सकता है, लेकिन प्रोसेस ये मतलब पैटर्न सेम रहेगा सवाल का। चलिए तो शुरू करते हैं हम इसका अपना हल। तो हल में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं ना। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले कि क्या दिया है। तो दिया है, क्या दिया है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी P व Q के बीच की दूरी बराबर 10 मात्रक दी है। क्या दी है प्यारे बच्चों, 10 मात्रक, ठीक है। या मैं कह सकता हूं कि भैया पी क्यू बराबर जो दिया है वो दिया है 10 मात्रक। ऐसे भी मैं कह सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक बात आया समझ में। अच्छा जी, और हमारे पास बिंदु भी दे रखे हैं। तो बिंदु क्या दे रखे हैं हमारे पास, देख लो जरा। बिंदु P जो है वो कितना दे रखा है, 2,-3, तथा बिंदु Q जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 10, ठीक। यही तो दे रखे हैं, आई बात समझ में। चलो जी, अब हम जरा एक इसका फिगर सा ड्रॉ करते हैं ना, रफ फिगर। तो हम क्या करेंगे, मान लो कोई बिंदु यहां पर है मेरा, यहां पर लेते हैं, यहां पर कोई बिंदु P है और उसके जो निर्देशांक है वो है 2,-3, और एक बिंदु यहां पर बैठा है Q जिसका बिंदु है 10, ठीक है भाई, आई बात समझ में। और इनके बीच की दूरी, मतलब यहां से लेके यहां तक जो है वो 10 मात्रक है। कितनी है, 10 मात्रक। ये बात हमें दे रखी है ओवरऑल, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूरी सूत्र से ही निकालेंगे, सिंपल है। तो दूरी सूत्र लगाएंगे हम लिखेंगे दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र क्या होता है भैया, दो बिंदु है यानी P और Q, तो हो जाएगा PQ बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यहां तक समझ में आई बात। अब देखिए, क्या मैं इसको x1 और इसको y1 और इसको x2 और इसको y2 कह सकता हूं, कह सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हो सकता है वहां लिख सकते हो सकता है यहां लिख सकते हो, कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। चलिए जी, तो क्या करेंगे, पी क्यू कितना है मेरा 10 बराबर √x2 - x1, तो x2 कितना है 10 माइनस x1 कितना है 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना है y माइनस y1 कितना है -3। बात समझ नहीं, मैं देखो ये माइनस तो इसका है सूत्र का और ये माइनस मेरा बिंदु वाला है, क्लियर है। चलो जी, तो 10 बराबर √10 - 2 मतलब 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस और माइनस, देखो प्यारे लाल, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या भाई, नहीं दिक्कत होगी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, रूट हटाने के लिए मैं दोनों तरफ का वर्ग कर दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ का वर्ग करने पर देखिए, आपको बोर्ड में ऐसे ही लिखना है तरीके से, तभी आपको नंबर मिलेंगे बढ़िया से, ठीक। तो भैया हमने क्या किया, दोनों तरफ का वर्ग कर दो। अगर कभी भी रूट हटाना है तो वर्ग करना पड़ेगा दोनों तरफ का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां पर, चलिए देखो, 10 का वर्ग करूंगा तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 बराबर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और स्क्वायर से रूट खत्म तो बचेगा 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
64 प्लस, देखो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप लिखना है, मैंने एक स्टेप मिस कर दिया, आपको लिखना है, ठीक है। आई बात समझ में? मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या, ये बताओ पहले तो सारे बच्चे, आवाज क्लियर आ रही है क्या? क्योंकि मुंह में छाला है यार, थोड़ा बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट कोई नहीं, समझो इस बात को, है ना। चलिए, तो मैं क्या कर रहा हूं कि 8 का स्क्वायर 64 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वाई का स्क्वायर ही रहेगा भाई, प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2ab, 2 3 जा 6y। ये बात समझ में आ गई क्या? मैंने ये खोल दिया सारा का सारा, क्लियर है मेरे भाई। अब देखो 64 और 9 73, 73 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस का 73 बराबर वाई स्क्वायर और प्लस में 6y, ठीक। माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 10 में से 3 गए 7 और 9 में से 7 गए 2, यानी कितना बचेगा मेरा? मेरा बचेगा भैया 27 और बराबर वाई स्क्वायर प्लस के 6y। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई समस्या, यहां तक समझ में आ रहा है? चलो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको इधर ले लूंगा, तो ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो ये बनेगा वाई स्क्वायर, ठीक, वाई स्क्वायर प्लस का 6y और माइनस का 27 और बराबर में 0। ठीक बात है, ये हमारी द्विघात समीकरण बन के रेडी हो गई जी। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या समझ में ना आया हो तो बताओ। पक्का आया? अब क्या करेंगे, अब इसके गुणनखंड कर लेंगे, ठीक। 6 को इस तरह से तोड़ो ताकि मल्टीप्लाई करके 27 आ जाए, जोड़ के घटा के क्या आ जाए? 6 आ जाए। तो मैं कर रहा हूं कि वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस में सॉरी 9 माइनस में 3 और ये y और माइनस में 27 बराबर 0। बताओ कोई दिक्कत है क्या? बताओ कोई दिक्कत है क्या? बताओ कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत? मैंने क्या किया, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा और 9 3 27 हो जाएगा। और एक काम और करना है मेरे भाई, ये छोटी सी गलती बता रहा हूं कि बराबर जरूर लगा के चलना, ठीक है। बराबर का साइन जरूर लगा के चलना है आपको, नहीं तो बोर्ड में थोड़े नंबर कट जाते हैं। आपको बराबर का साइन जरूर लगाते हुए चलना है प्यारे लाल, ठीक है कि नहीं? समझ में आई? चलो क्या करूंगा, वाई स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9y और प्लस माइनस माइनस 3y और माइनस में 27 और बराबर में 0, ठीक। प्लस माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे इन दो में से और इन दो में से, कॉमन ले लो। यहां से क्या कॉमन आएगा? y कॉमन आएगा, क्या बचेगा? y प्लस में 9 बचेगा, क्या आई बात समझ में? यहां से क्या कॉमन ले लो? माइनस का 3 कॉमन ले लो, तो यहां पे बचेगा y, माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस और माइनस प्लस 9 बचेगा और बराबर में 0। यहां तक कोई समस्या है क्या भाई? जल्दी बताओ प्यारे बच्चों, यहां तक किसी को कोई समस्या कोई आपत्ति नहीं होगी? चलिए अब मैं क्या करूंगा, पूरे में से x प्लस 9 कॉमन आ रहा है तो मैं लिख लूंगा यहाँ पे सॉरी y प्लस 9, तो y प्लस 9 और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा y माइनस 3, y माइनस 3 और बराबर में क्या है? 0। हमें तो क्या चाहिए, हमें तो y का मान याद करना है ना, तो y का मान याद कर लेंगे। तो इसको क्या करें, y प्लस 9 बराबर 0 रखो, तो y की वैल्यू कितनी निकालो? माइनस का 9 निकाल लो, ठीक। ऐसे ही इधर ही y माइनस 3 बराबर 0 रखो और y की वैल्यू क्या निकाल लो? 3 निकाल लो। यहां तक कोई समस्या आ गई? y की वैल्यू आ गई कि नहीं? y की वैल्यू दोनों दोनों वैल्यू हो सकती है, हम लिखेंगे अतः y का मान माइनस का 9 तथा 3 दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। ये आपको जरूर लिखना, लास्ट में लाइन जो आंसर वाली लाइन है, ठीक है, ये लाइन लिख लिया करो ताकि बोर्ड में आपको अच्छा इंप्रेशन हो और आपके अच्छे मार्क्स मिल जाए। फटाफट इसको नोट कर लो, किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ किसी को कोई डाउट हो तो। हालांकि डाउट बचेगा नहीं, मैं आराम आराम से आपको सिखाता हूं, आप ही के लिए हूं, है ना। चलो फटाफट नोट कर लो, हम अगले सवाल पे चलेंगे फिर, जल्दी जल्दी करो, ठीक है। साइड हो जाऊं, चलिए साइड हो जाता हूं। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, ठीक है। ट्रिको का सवाल है, सीधी कीजिए कि 1 प्लस sec a अपॉन में sec a बराबर साइन स्क्वायर है अपॉन में 1 माइनस कोस ए। सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020 और 24 में आया हुआ सवाल है। सवाल 2 नंबर का आएगा, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, ठीक है। तो देरी ना करते, फटाफट देखते, बहुत ध्यान से देखना सवाल को, ठीक है भाई। चलिए तो सिद्ध करना है, चलो सिद्ध करते हैं भाई। तो हम ले लेते हैं एलएचएस लेने पर, यही तरीका है बोर्ड में करने का। तो एलएचएस लेते हैं 1 प्लस
sec a अपोन में sec a ले लिया LHS। चलिए अब प्रूफ करना शुरू कर देते हैं इसको, बहुत ध्यान से देखना है ना। मैं क्या करने वाला हूं, मैं बराबर का निशान लगाने वाला हूं, है ना। चलो अब क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे। तो ये 1 प्लस sec a को हम लिख सकते हैं 1/cos a, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। चलो जी, sec a को इसको फिर तो लिख सकते हैं 1/cos a। यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये एक प्रॉपर्टी होती है ना। अब एलसीएम ले लूं तो cos a कितना हो जाएगा, cos a और प्लस में 1 और अपोन में क्या बचेगा, cos a। भाई ऊपर वाले का एलसीएम लिया मैंने, इस वाले का, है ना, इस वाले का एलसीएम लिया मैंने। अब नीचे वाले का तो सेम ही रहेगा, यानी 1 में cos a। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, दिख रहा है बच्चों को यहां तक। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम इधर आ जाते हैं ना, इस वाली स्लाइड पे देखो जरा। क्या cos a से cos a कैंसिल कर दूं, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भाई cos a से cos a कैंसिल हो जाता है, तो बच्चा क्या हमारे पास बराबर, बराबर का साइन लगाते जरूर चलना है ना। तो ये हो जाएगा cos a प्लस 1 और अपोन में क्या है 1। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत लाना क्या है, साइन स्क्वायर और 1 माइनस cos a। तो अब क्या कर सकते हैं, अब हम कुछ जुगाड़ लगा सकते हैं क्या, चलो देखते हैं, है ना। मल्टीप्लाई अगर मैं यहां पर देखो cos a प्लस 1 है, अगर मैं cos a माइनस 1 और अपोन में cos a माइनस 1 कर दूं, समझना इस बात को, कोशिश करना समझने की। आया कहां से सर्दी, पता नहीं कहां से आया, बताता हूं कहां से आया। देखो अगर 2/2 करूं तो कितना आएगा 1, कोई फर्क पड़ रहेगा 1 की मल्टीप्लाई में करूंगा जब भी सेम आंसर रहेगा, ठीक है। अगर मैं -2 ऊपर कर दूं और -2 नीचे कर दूं तो भी, सॉरी +2, तो कोई दिक्कत आएगी क्या, नहीं आएगी, कि माइनस से माइनस भी कट जाएगा। अगर मैं माइनस भी रखूं तो माइनस से माइनस और 2 ही कम 2, समझ में आ रही है क्या बात, यानी मैं ऊपर भी और नीचे भी सेम लिख सकता हूं। आई बात समझ में, यानी कि अगर मैं cos a माइनस 1 और cos a माइनस को कैंसिल कर दूं तो एक ही तो बचेगा, और एक की मल्टीप्लाई अगर इसमें कर दूं सेम सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों चाहिए मुझे ऐसा, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर ए है और cos स्क्वायर ए प्लस, सॉरी cos a प्लस 1 cos a माइनस 1, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, और 1 माइनस cos स्क्वायर मेरा क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए। बस वही मैंने कोशिश करी है करने की, समझना बात को, क्या कि ऊपर मल्टीप्लाई कर दो cos a प्लस 1 cos a माइनस 1, तो क्या मैं कह दूं कि भैया cos स्क्वायर a माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, है ना। और अपोन में क्या हो जाएगा 1 माइनस, सॉरी 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा cos a माइनस 1 रहेगा। कोई दिक्कत आया समझ में, है ना। अब आसान होगा। अब क्या करेंगे जी, cos स्क्वायर a तो सेम रहेगा, चलो जी cos स्क्वायर a, और ये क्या हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1 ही रहेगा, ठीक है कि नहीं है, ठीक। और अपोन में क्या रहेगा cos a माइनस 1 रहेगा, ठीक है, cos a माइनस 1। अब मैं क्या करूंगा, cos स्क्वायर माइनस 1 तो कुछ होता नहीं है, क्या होता है कि भाई साइन स्क्वायर a बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a, ये प्रॉपर्टी होती है ना। यानी कि हमें 1 तो चाहिए प्लस में और माइनस चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लो, मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, क्या करूंगा माइनस कॉमन ले लूंगा ऊपर से, ठीक। तो हो जाएगा 1 माइनस का cos स्क्वायर a, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यहां से भी माइनस कॉमन ले लो, तो हो जाएगा 1 माइनस cos a, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बचेगा, यही लिख देता हूं, है ना। 1 माइनस cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर a, 1 माइनस कोस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, और 1 माइनस कोस है जो कि हमें चाहिए था 1 माइनस कोस ए। ये हमारा सिद्ध हो चुका है सवाल। और आपको बोर्ड में कैसे लिखना है, आपको लिखना है कि इति सिद्धम, क्या लिखना है प्यारे बच्चों, इति सिद्धम, और उसके बाद एक लाइन और ऐड कर देना ताकि नंबर बढ़िया मिले फुल टू फुल, कि LHS बराबर RHS, ठीक है भाई, कि LHS लेके हमने RHS सिद्ध कर दिया। या ऐसा भी मत करो क्योंकि हम अलग अलग तो सिद्ध कर नहीं रहे, है ना, तो इसको ना भी लिख सकते हैं ना, लिखने की इसको जरूरत नहीं है, बस ऐसे लिख दो इति सिद्धम। ये जब लिखेंगे जब दोनों पार्ट सोल्व करेंगे RHS लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये इतना ही सवाल था, फटाफट इसको नोट करो पहले, है ना, जल्दी। सवाल इंपॉर्टेंट था, सवाल बढ़िया था, ये 2 नंबर में आने वाला लायक सवाल है, ठीक, और आ चुका है। चलिए सवाल करो नोट फटाफट, मैं साइड हो जाता हूं।
तो भाई नोट कर लिया होगा सवाल, ठीक है। तो अगले सवाल में कोशिश करते चलने की, ठीक है। तो बच्चों देखते क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष में, देखो बहुत ध्यान से समझना सवाल को, 60 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है, उसके शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री और 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, यानी हाइट ज्ञात करनी। क्लियर है? तो फिगर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि फिगर समझ में आ गया ना तो फिर टेंशन नहीं है, ठीक। तो 60 मीटर ऊंचा एक भवन है ना, भवन बोले तो घर, तो 60 मीटर ऊंचा है भाई, ये बना लेता हूं मैं, 60 मीटर ऊंचा एक भवन, लगना भी चाहिए कि 60 मीटर है, ठीक है। तो इस भवन की जो हाइट है वो कितनी है प्यारे बच्चों? 60 मीटर, ठीक दिख रहा है। चलिए अब उसने कहा है कि किसी मीनार के शिखर व पाद, कोई मीनार है, तो मान लो कोई मीनार, यहां पर कोई मीनार है भाई खड़ी हुई, ये कोई मीनार है, ठीक है, के शीर्ष से, तो भवन का शीर्ष, भवन तो ये है तो शीर्ष तो यहां पर होता है भाई, ऊपर की तरफ शीर्ष होता है ना, और मीनार के शीर्ष में पाद, तो मीनार का शीर्ष ये रहा और पाद ये रहा, उसके अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री और 60 डिग्री है ना। तो क्या करते हैं, इनको मिला देते हैं पहले तो, ठीक है भाई। तो वो 30 डिग्री है, तो ये मान लो अवनमन कोण 30 डिग्री है, किसके? मीनार के शीर्ष से, सॉरी बहुत तिरछा चला गया भाई, कोई नहीं, फिगर आराम से ड्रॉ करना तुम लोगों को, थोड़ा इधर आ जाता हूं ताकि सही से हो पाए। ये है, ठीक है, ये कितने डिग्री है? ये 30 डिग्री है, ये जो दे रखा है हमें ये है कितना? 30 डिग्री। क्लियर है? फिर उसके बाद कह रहा है कि पाद से अवनमन कोण, तो पाद से मतलब ये पाद बिंदु है, ठीक है, यहां से यहां तक, आप लोगों को स्केल से करना है ताकि बिल्कुल लाइन सीधी और चित्र जो है आपका बेहतरीन बने। ये कितने डिग्री का है भाई? 60 डिग्री का, मतलब जो बड़े वाला है ये 60 डिग्री है पूरा। क्लियर है क्या बात? चलिए अब करें क्या कि अवनमन कोण का कोई फॉर्मूला हमने सीखा नहीं है, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? न्यून कोण में, सॉरी अवनमन कोण, हाँ न्यून कोण में इसको जो है कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से कि अगर मैं, बहुत ध्यान से देखना, ये जो है ये 30 डिग्री है और यहां पर ये जेड बना हुआ है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। एकांतर अंतःकोण होता है, आपने पढ़ा होगा है ना। तो ये जो है मेरा, ये कितना डिग्री हो जाएगा बेटे? 30 डिग्री हो जाएगा। और जो बड़े वाला है, ये वाला, ये कितने डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 60 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? यहां तक बात समझ में आ गई क्या? चलो जी नामकरण कर देते हैं ना, नाम लिख देते हैं। तो ए बी और ये सी और ये डी और ये है मेरे भाई ई। कोई दिक्कत? मैंने नाम कर दिया। अब मेरा चित्र प्रॉपर बन के तैयार है। क्लियर? अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, आसान हो जाएगा अब तो बिल्कुल। चलिए जी, तो जो दिया है वो लिख लेते हैं ना। दिया है, क्या क्या दिया है जरा देखो भाई। भवन की ऊंचाई दी है 60 मीटर, भवन की ऊंचाई बोले तो h बराबर 60 मीटर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और अवनमन कोण दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? अवनमन कोण दे रखे हैं क्या? कि 30 डिग्री व 60 डिग्री है, ठीक है। तथा लिख देता हूं यहां पर, ये लो जी अभी दिया हुआ मैं। अब क्या निकालना है? अब हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई। ये भी हम लिखेंगे, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। मीनार की ऊंचाई h बराबर, इसको कैपिटल ले लेते हैं क्योंकि भवन तो ज्यादा बड़ा है, तो इसको कैपिटल h ले लेते हैं। ये अपने को निकालने, ये तरीका आपको बोर्ड में पढ़ाना पड़ेगा, ठीक। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे? अब हम कोशिश करेंगे इसको सोल्व करने की। देखो ये पूरा मीनार है, सॉरी भवन है, इसकी ऊंचाई हमें पता 60 मीटर, तो जिसकी पता है उसकी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं 60 डिग्री वाला एंगल, तो हम लिखेंगे त्रिभुज किसमें? ए डी ई में, इसकी बात चल रही है। तो बहुत ध्यान से देखना भाई, ये अगर आपका कोण है तो इसके सामने वाली भुजा प्यारे लाल क्या होती है? लंब, और जो ये वाली भुजा होती है आधार होती है। यही तो होता है
समझ में आ गई बात। तो लंब बटे आधार tan होता है हमेशा, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ADE में क्या हो जाएगा कि भाई tan 60 डिग्री बराबर क्या कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो tan 60 बराबर लंब कितना है E और D यानी DE है ना, पूरा ले लेंगे DE अपोन में आधार, आधार कितना है AD, आधार कितना है AD। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। tan 60 की वैल्यू बताओ जल्दी जल्दी कितना होता है tan 60 की वैल्यू? tan 60 की वैल्यू होती है √3, कितनी होती है √3 और DE मुझे दिया है कितनी है 60 मीटर, कितनी है 60 मीटर और अपोन में AD तो पता नहीं है भाई, AD तो पता नहीं है, क्लियर है। AD निकाल लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो AD इधर आ जाएगा और बराबर में क्या आ जाएगा 60 अपोन में √3 मीटर। ठीक, और √3 कभी नीचे नहीं छोड़ते, आई बात समझे, रूट कभी भी नीचे नहीं छोड़ते, चाहे वो 3 हो कोई भी रूट हो, है ना। तो क्या करेंगे भैया मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे √3 की परिमेयकरण कर देंगे। ठीक, अब क्या होगा तो ये होगा, दिख रहा है यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, तो AD बराबर मेरा निकलेगा 60 √3 और अपोन में √3 मल्टीप्लाई √3, हजारों बार बताया √3 और √3 हो जाएगा 3, क्लियर। और 3 से 20 पे कट जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा मेरा 20 √3 मीटर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है तो समझ में आ गई क्या बात, क्लियर है बिल्कुल। चलो जी, अब इधर आते हैं ना, एक दीवार खींच देते हैं, दीवार बोर्ड पे अच्छी लगती है, घरों में अच्छी नहीं लगती। ठीक, चलो जी अभी 60 वाला कर लिया, अभी अपन 30 वाला करेंगे। AD निकाल लिया हमने, AD लिख देते हैं 20 √3 आया है, मतलब यहां से लेके यहां तक आया अपना 20 √3 और ये मीटर तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज BCE में, त्रिभुज BCE में क्या है त्रिभुज BCE में भाई, इसको सामने वाली भुजा सेम टू सेम कहलाएगी लंब और ये कहलाएगी बेटा आधार। अब एक बात बताओ, आधार AD बराबर होगा BC के, ठीक है कि नहीं है, क्या है आयत बन रहा है, क्लियर है। तो ये आमने सामने वाली भुजा क्या होती है बराबर होती है, क्लियर। चलो जी, तो हम ये बात लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि भाई AD बराबर हो जाएगा BC और बराबर हो जाएगा 20 √3 मीटर, ये बात आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब त्रिभुज में आ जाओ, लंब बटे आधार tan बनेगा अगेन, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, सेम प्रोसेस। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, यही होती है कि नहीं होती। लंब कितना है, लंब जी EC है ना, छोटे वाले का क्या है EC है, यानी कि हम CE ले लेंगे क्योंकि C पहले आता है। और आधार कितना निकाला 20 √3, 20 √3 निकाला। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत। EC चाहिए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो जाएगा 20 √3 और अपोन में √3 और बराबर में कितना निकलेगा CE। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? जल्दी बताओ। नहीं, इससे काट दूं क्या? पक्का। चलो जी, तो भाई 20 मीटर जो है मेरी क्या निकल के आ जाएगी CE की वैल्यू आ जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत चाहिए क्या कि मीनार की ऊंचाई चाहिए? मीनार क्या है, मीनार तो ये है, वो तो भवन है, तो मतलब अपने को ये चाहिए, ए भी चाहिए। ठीक है, तो ए भी अगर हमें निकालनी है तो हम लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई H, यानी कि या ए भी लिख देता हूं फिलहाल के लिए, है ना, कि ए बी बराबर, बहुत ध्यान से, आयत है ये और ये भुजा बराबर रहेगी तो इसके बराबर ये है, तो इसमें कौन कौन है, एक तो CD है और एक EC है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा कि हमें अगर ए बी निकालनी पड़ी, सिंपल है, इसमें से ये माइनस कर देंगे, सही बात, तो हम लिखेंगे CD माइनस CE। ठीक, अब CD कितना है 60 माइनस CE कितना निकाला 20, तो कितना आ जाएगा ए बी आ जाएगा मेरा 40 मीटर, कितना आ जाएगा 40 मीटर। और ए बी क्या है ऊंचाई है, तो आप लिखोगे मीनार की ऊंचाई,
मीनार की ऊंचाई h बराबर 40 मीटर होगी। और अतः जरूर लगा देना, ये बोर्ड में लिखने का तरीका, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आता है क्या? क्लियर है? सवाल बहुत बढ़िया सवाल था, है ना? कई बार रिपीट हुआ है, 2020, 23, 24 और रिपीटेड सवाल ही है ये। ठीक है, फटाफट नोट कर लो, पहले साइड हो जाता हूं। चलिए कर लिया नोट। तो भाई देखते हैं अगला सवाल। तो देखते हैं भाई अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया है। ठीक है, सवाल नंबर 4 है त्रिभुज में से कि दिए गए चित्र में, जो कि आपको दिख रहा है, ए बी बराबर ए सी है। ठीक है, तो सिद्ध करो कि बीई बराबर ई सी होगा। 2024 में आया, इसीलिए 2 नंबर का सवाल है। ठीक है, 2 नंबर में आ सकता है। क्या कहना चाहता है कि ए बी बराबर ए सी दे रखा है, मतलब कि ये ए बी और ये ए सी दोनों बराबर है। तो हमें बताना है कि भाई ये दोनों, कि बीई बराबर होगा ई सी के, मतलब ये दोनों भी अपने को बराबर बराबर दिखाने, यहां से लेके यहां तक। क्लियर है? ये हमें प्रूव करना है। चलो तो कोशिश करो, पहले 1 मिनट देता हूं, फटाफट करने की कोशिश करो। ठीक है, जल्दी जल्दी कोशिश करो इसे करने की। जल्दी बताओ मुझे इसका आंसर कि हो गया या नहीं हुआ। जल्दी, 1 मिनट है तुम्हारे पास। जल्दी जल्दी बताइए। शुरू करें? चलो शुरू करते इसका सॉल्यूशन। ठीक, तो सिद्ध करना तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा दिया है। दिया है, क्या दिया है भाई कि ए बी बराबर ए सी है। ए बी बराबर ए सी है, ये दिया है। सिद्ध क्या करना है वो भी लिखना पड़ेगा। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि भाई बीई बराबर होगा ई सी के, ये हमारे को सिद्ध करना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब क्या करेंगे भाई, तो इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं। ठीक, चलो जो दे रखा है उसी समीकरण नंबर 1 मान ले। अब ए बिंदु से देखो, ए बिंदु से ट्राई करते हैं, बिंदु ए से हम ट्राई करते हैं कि भाई बाह्य बिंदु है, बहुत ध्यान से, ए बाह्य बिंदु है और इस पे वर्त को स्पर्श करती हुई 2 रेखाएं जा रही है। आई बात समझ में? यानी कि प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रॉपर्टी ये होगी कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की क्या होती है, लंबाई बराबर होती है दूरी। बात समझ में आई क्या? तो अपन लिखेंगे, हम लिखेंगे कि एडी बराबर एफ होगा, एडी बराबर एफ होगा। सही बात है, क्योंकि ए बाह्य बिंदु है। ऐसे बी पे आ जाओ, बी से एडी सॉरी बीडी और बीई बराबर होगा, तो ये भी लिख देते हैं कि भाई बीडी जो है वो बीई के बराबर होगा। ऐसे सी पे आते हैं, सी से क्या कि सी एफ बराबर सीई होगा, कि सी एफ बराबर सीई होगा। और इनकी प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे कि भाई बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाइयां, स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है। ये हमने पढ़ा था, बराबर होती है। ये बात समझ में आ गई क्या? सबकी समझ में आ गई कि भाई बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श को 2 रेखाएं स्पर्श सॉरी वृत्त को 2 रेखाएं स्पर्श करती हो तो उनकी लंबाई क्या होती है, आपस में बराबर होती है। क्लियर? आया समझ में? चलो अब स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं, क्योंकि एक हम मान चुके हैं पहले ही। क्लियर? अब देखिए, अब अपने को क्या चाहिए, हमें चाहिए बीई बराबर ई सी, मतलब ये और ये चाहिए, मतलब ये इससे अटैच है और ये इससे अटैच है। अगर मैं इसको और इसको बराबर सिद्ध कर दूं तो ये भी आ जाएगी। आई बात समझ में? क्योंकि ये इससे अटैच है और ये इससे अटैच है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम समीकरण 1 से करने वाले हैं क्या, कि ए बी बराबर हमें दिया है ए सी, समीकरण 1 से, समीकरण ये 1 है। यहां तक क्लियर? अब देखो जरा बहुत ध्यान से कि जो ए बी है, जो ए बी है इसमें कौन कौन पार्ट है, एडी
और बीडी, यानी एडी प्लस बीडी क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। क्लियर। तो मैं लिखूंगा यहां पर ए बी को मैं लिख दूंगा एडी प्लस बीडी बराबर, ए बी को तो लिख दिया हमने, ऐसे ए सी को, ए सी में क्या है ए एफ और एफ सी है ना, तो लिख देंगे ए एफ प्लस सी एफ, ये मैंने लिख दिया ए सी को। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत होगी, क्यों, क्योंकि दोनों ए बी में आते हैं और ये दोनों ए सी में आते हैं। चित्र में चेक करो एडी और बीडी, ए एफ और सी एफ। क्लियर है। चलो जी, बराबर का निशान जरूर लगाते चलना है भाई, है ना, मैं भी लगा देता हूं। और बराबर के सामने बराबर लगाना है, बोर्ड में जरूर, नहीं तो नंबर कटेंगे 100%, कोई नहीं रोक सकता। ठीक। चलो अब देखो एडी हमें क्या चाहिए, बीडी और सीएफ बराबर दिखाना था, बीडी और सीएफ बराबर दिखाना था, है ना। तो अगर बीडी और सीएफ बराबर बच जाए तो क्या कटेगा, यहां से एएफ और एडी कटेगा क्या, है ना। तो देखो यहां पर एएफ है, तो एएफ कहां है, ये रहा मेरा एएफ, और इसके बराबर कौन बैठा है, एडी बैठा है। एएफ के बराबर कौन बैठा है, एडी। तो भाई अगर मैं एएफ की जगह एडी रख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, तो मैं ये बात रख रहा हूं यहां पर, क्या एडी बराबर, सॉरी एडी प्लस बीडी बराबर एएफ की जगह मैंने लिख दिया एडी और प्लस में सी एफ। ये मैंने कहां से किया, समीकरण 2 से किया, समीकरण 2 से, क्योंकि समीकरण 2 से मैंने एएफ की वैल्यू रख दी। क्लियर है। अब एडी से एडी खत्म, तो बचा क्या, बीडी अपॉन में सी एफ बचा। समीकरण नंबर, सॉरी ये क्या डॉलर का निशान लगा दिया, चलो समीकरण नंबर 5 आ गई। तो हमने क्या किया कि बीडी और सी एफ को बराबर बराबर दिखा दिया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, जल्दी बताओ, कोई डाउट। चलो दीवार खींचते हैं, हमें चाहिए बीई और सीई। ठीक। तो सी एफ देखो, सी एफ ये है, अब सी एफ कौन सी समीकरण में है, सी एफ मेरा इसमें है, इस वाली समीकरण नंबर 4 में। तो सी एफ बराबर क्या है, सीई है, तो सीई तो चाहिए, सीई तो चाहिए, मतलब इससे काम बन जाएगा। और क्या चाहिए, बीई, और बीई मेरा किस में है, समीकरण नंबर 3 में है, कि बीई बराबर क्या है मेरा, बीडी है। क्लियर है क्या, आया समझ में। चलो जी, अब मैं क्या करने वाला हूं कि बीडी की जगह में अगर यहां पे सी बीई रख दूं तो बीई बराबर सी एफ हो जाएगा, लेकिन सीई चाहिए, इसीलिए हम क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 3 वह समीकरण नंबर 4 से सोल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना कि बीडी बराबर सी एफ तो हमें दे रखा है, समीकरण नंबर 5 है, तो कि भाई बीडी बराबर सी एफ हमें दे रखा है, समीकरण नंबर 5 है। इससे करते हैं कि बीडी की जगह अगर मैं बीई लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, और सी एफ की जगह मैं बीडी लिख दूं तो बीडी चाहिए क्या, नहीं बीई चाहिए, तो बीई मेरा किसमें है, ये तो इसमें है, और सीई चाहिए, मतलब सी एफ की जगह मैं सी लिख रहा हूं, मतलब समीकरण ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, है ना, थोड़ा गंदा लग रहा है, सही से कर लेता हूं। मैं क्या कर रहा हूं कि समीकरण 5 से सी एफ का मान समीकरण 4 में रख रहा हूं। ठीक है, समीकरण 5 से सी एफ का मान, क्योंकि सी एफ तो चाहिए नहीं, है ना, सी एफ का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखते हैं सी एफ का मान। तो भाई समीकरण 4 क्या है हमारी, समीकरण 4 है हमारी सी एफ बराबर सीई है। यहां तक कोई दिक्कत, समीकरण 4 लिख ली। अब भाई सी एफ का मान कितना है, बीडी, सी एफ का मान कितना है, बीडी, तो सी एफ की वैल्यू रख दो बीडी। अरे यार ये बंद क्यों नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मारकर देवता जी बंद हो जाया करो। चलो, तो सी एफ का मान क्या रख दूं, बीडी, तो इसकी जगह में रख सकता हूं क्या, कि बीडी, और बराबर क्या हो जाएगा, सीई हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 6, कोई दिक्कत। अब आसान हो गया, अब एक लाइन में सवाल होने वाला है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो सी एफ की जगह रख दिया बीडी। अब देखो समीकरण 5 में बीडी बराबर सीई है और समीकरण 3 में बीडी बराबर बीई है, यानी जब एलएचएस बराबर होती है तो आरएचएस भी तो बराबर होती है मेरे भाई। ये बार हम कई बार कर चुके हैं, ठीक है, कई बार कर चुके हैं। तो हम लिखेंगे अतः समीकरण कौन थे, 3 और 6 से, समीकरण 3 व 6 से क्या लिखेंगे कि भैया बीई बराबर सीई होगा, इति सिद्धम। बस इतना ही करना था।
आई बात समझ में? इतना ही करना था। क्लियर है? ये हो गई आरएचएस। अगर हम बोले कि भाई एलएचएस अगर कभी भी बराबर होती है तो हमेशा आरएचएस बराबर होगी, और अगर आरएचएस बराबर होती है तो हमेशा एलएचएस भी बराबर होगी। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया बहुत ही अच्छे तरीके से। थोड़ी डिफिकल्टी आई होगी, प्रैक्टिस करोगे तो 110% आपको समझ में आएगा। ठीक, फटाफट नोट कर लो इसको। चलिए, नोट कर लिया तो भाई देखते हैं अगला सवाल क्या दिया हुआ है। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? ठीक है, सवाल नंबर 5 है, बहुत ध्यान से देखें कि सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कह रहा है 5.2 त्रिज्या के वृत्त के किसी त्रिज्या खंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, और सवाल बहुत ही खास है, सवाल आता है। ठीक, त्रिज्या दे रखी है अपने को। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, हम वृत्त की बात हो रही है तो वृत्त बनाएंगे, है ना, चित्र ड्रॉ करते हैं। तो वृत्त बनाएंगे कुछ इस टाइप का। आप लोग कंपास से बनाना। ठीक है, तो ये इसका केंद्र है, मान लो ओ। इसका त्रिज्या दे रखी है यहां पर 5.2 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या सारी बराबर होती है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 5.2 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। त्रिज्या खंड तो यही होता है, ये पूरा त्रिज्या खंड है। क्लियर है? और ये बिंदु मान लिया मैंने ए और ये मान लिया मैंने बी। क्लियर है कि यहां तक आई बात समझ में? त्रिज्या खंड का, वृत्त का त्रिज्या खंड का परिमाप दे रखा है, मतलब इसका जो है हमें इसका पेरीमीटर दे रखा है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है। क्लियर है? बाहर बाहर की बाउंड्री दे रखी है, अंदर का एरिया बताना है। क्लियर? और थीटा भी अपने को निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो मैंने मान लिया कि ए बी जो है, ये जो चाप लगा है, इसकी जो लंबाई है वो मैंने मान ली एल है। ठीक है भाई, चाप की लंबाई मैंने मान ली एल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से देखना प्यारे बच्चे, बहुत ध्यान से देखना यार, समझ में आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं कि कैसे करेंगे। ये रख देता हूं मार्कर, जो दिया है वो लिख देते हैं ना। दिया है क्या, दिया है भाई कि वृत्त की त्रिज्या दी है, वृत्त की त्रिज्या दी है, बोले आर। आर कितना है, 5.2 सेंटीमीटर, ये दिया है। और त्रिज्या खंड का परिमाप दिया है, क्या दिया है, त्रिज्या खंड का परिमाप भी दिया है। कितना दिया है भाई, 16.4 सेंटीमीटर। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? चलो जी, अब क्या करें, अब देखो जरा, एल दे रखा है, एल सॉरी माना है हमने, है ना, तो मान लेते हैं कि माना चाप की लंबाई ए बी बराबर एल। ठीक है भाई, कि ए बी जो है वो कितना है, वो एल है। क्लियर बात है? चलो जी, अब हमें क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है, तो भाई बराबर का साइन लगाते चलना है। परिमाप बराबर कितना दे रखा है, 16.4 सेंटीमीटर। और परिमाप कितना होता है, मैंने बताया था परिमाप होता है सभी साइडों को जोड़ो तो परिमाप मिलेगा। क्लियर है? सभी को जोड़ दो परिमाप मिलेगा। तो देखो, ओ ए, ओ बी और ए बी, तीन ही तो चीज है परिमाप में। तो मैं लिखता हूं यहां पर बराबर का साइन लगाते हुए कि ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए बी बराबर 16.4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? मैंने क्या किया, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए बी कर दिया, क्योंकि पेरीमीटर यही होता है। क्लियर है? सबको जोड़ दो पेरीमीटर आता है। अब देखो, ओ ए और ओ बी कितना है, 5.2 प्लस 5.2 और प्लस ए बी कितना है, एल है, यानी चाप की लंबाई एल है, और 16.4 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? 5.2 5.2 सॉरी कितना हो जाएगा, 10.4 और प्लस में एल बराबर में 16.4, ये उधर जाएगा साहब, तो एल बराबर कितना आ जाएगा, 16.4, और यहां पर हो जाएगा माइनस का 10.4, तो इट इंप्लाइज एल की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है क्या भाई? यहां तक हमारा एल आया। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी फटाफट,
यहां पर मैंने एल की वैल्यू निकाल ली, यानी मैं लिख सकता हूं कि भाई एल की वैल्यू मेरी दे रखी है कितनी, 6 सेंटीमीटर मैंने निकाल ली यहां से यहां तक। ठीक है भाई, फटाफट बताओ यहां तक कोई दिक्कत, और नोट करते चलो इसको, कोई दिक्कत हो तो जल्दी बताओ। चलिए आगे चले, आगे देखते हैं भाई। हमें तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल चाहिए। अभी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मैंने बताया था आपको, है ना, फॉर्मूला हमें डायरेक्ट पता है कि थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। तो थीटा भी चाहिए हमें, तो थीटा निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगा रहा हूं। ठीक है भाई, तो चाप की लंबाई जो होती है प्यारे लाल, वो क्या होती है, मैं लिख देता हूं कि चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है, यानी एल बराबर होता है, क्या होता है, थीटा अपॉन 360। क्या होता है, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई में 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर, यानी पैरामीटर भी होता है उसका। क्लियर है कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, जल्दी बताओ फटाफट। मैंने थीटा की वैल्यू, सॉरी चाप की लंबाई ले ली। अब चाप की लंबाई कितनी है मेरी, 6 सेंटीमीटर, भाई निकाल लिया 6 सेंटीमीटर। थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 और मल्टीप्लाई 2 पाई आर, सेम टू सेम लिख देते फिलहाल, है ना। अब थीटा की वैल्यू चाहिए तो थीटा को इधर रखो, बाकी को इधर ले जाओ। तो थीटा बराबर हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा भाई, 6 गुना में 360 और अपोन में ये डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो 2 पाई आर। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, वैल्यू बाद में रख लेंगे, समीकरण एक ले लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या, मैंने वैल्यू बाद में रख लेंगे, यहाँ पर पाई वगैरह की वैल्यू बाद में रख लेंगे, क्या पता कुछ कट जाए। क्लियर है, चलो जी। अब देखो, अब हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है, तो हम लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर, यहां तक कोई समस्या, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है। इसको चाहो तो ब्रैकेट में भी बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। आया समझ में। अब देखो जरा, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से, कि थीटा की वैल्यू कितनी है ये पूरी, तो थीटा की वैल्यू पूरी रखता हूं 360 अपोन में 2 पाई आर, ठीक है, और अपोन में 360, कोई दिक्कत, और मल्टीप्लाई में क्या है, पाई आर स्क्वायर है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को हो तो बताओ भाई, जल्दी से जल्दी बताओ, फटाफट जल्दी से जल्दी बताइए। और यहां पर जो है त्रिज्या खंड जो है वो ए ओ बी है ना, तो मैं ये बात लिख सकता हूं कि त्रिज्या खंड जो है वो ए ओ बी है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो जल्दी बताओ, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी। चलिए आगे चले, देखो यहां पर इसके अपोन में 1 मान लू भाई, तो 360 से 360 तो कैंसिल हो गया, ठीक है, और बचा क्या है, अब देखो यहां पर इधर ले लेते हैं, यहां आ जाएगा क्या, दिख जाएगा क्या, चलिए दिख जाएगा मेरे हिसाब से। तो यहां पर बचा मेरा 6 अपोन में 2 पाई आर और मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। क्लियर, पाई से पाई खत्म भाई, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर से एक आर खत्म भाई, है ना, और ये बचेगा 2 3 जा 6, तो कितना 3 और आर बचेगा, कितना बचेगा प्यारे लाल, 3 इंटू आर, और 3 इंटू आर को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 5.2, क्योंकि आर की वैल्यू कितनी थी हमारी, 5.2 थी। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी थी 5.2, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, है आ जाएगा भाई 3 दूनी 6 और 5 तियो 15, यानी 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। यही हमें निकालना था, यही हमें निकालना था। ठीक है, तो हम लिख देंगे अतः त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, हम लिख देंगे अतः त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये बात लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्लियर, आया समझ में ये सवाल, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, सर दोबारा समझा दो, मैं दोबारा समझा दूंगा भाई। ठीक है, तब तक नोट करो अच्छे से इसको, फिर अगले सवाल पे चलेंगे हम लोग। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लो भैया। तो आई होप कि नोट कर लिया होगा, समझ में भी आया होगा। क्या अगले सवाल पे चला जाए, अगले सवाल पे चला जाए, चलो भाई अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, फटाफट चलते हैं अगले सवाल पे।
तो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत खास है। कह रहा है एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल याद करना है, यानी टोटल सरफेस एरिया याद करना है, और घन की बात कर रहे हैं। क्लियर है, किसकी बात कर रहे हैं, घन की बात कर रहे हैं। और यह सवाल आपका आया हुआ है 2022 और 2024 में। 2022 और 2024 में यह सवाल आया हुआ है प्यारे लाल, ठीक है। तो चांस है कि आ सकता है, ठीक है। तो घन की बात कर रहे हैं तो घन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। घन वर्ग से होता है, दो वर्गों से मिलकर घन बनता है भाई, कुछ इस टाइप का, ठीक है, बना लेना। अब उसने क्या कहा है कि घन का आयतन, तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं ना। दिया है, क्या दिया है भाई, कि घन का आयतन इतना है। क्या दिया है कि घन का आयतन, घन का आयतन बराबर 1331 सेंटीमीटर की क्यूब दिया है। क्लियर है सॉरी। अब घन का आयतन कितना होता है उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए टिप्स पे, ठीक है। तो घन का आयतन होता है मेरा भुजा की पावर 3, ठीक है। आयतन की बात है तो पावर हमेशा 3 ही रहेगी, और यह है 1331। कोई दिक्कत, क्यूब हटाऊंगा इधर लेके जाऊंगा तो क्यूब रूट बन जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा क्यूब रूट 1331। ये बराबर का निशान लगाते चलना है। क्लियर। अब देखो ए बराबर, ये किसका क्यूब रूट होता है, ये होता है 11 का क्यूब रूट। किसका होता है, 11 का क्यूब रूट होता है ये। क्लियर है, यहां तक समझ में आई। हमारे पास भुजा आ गई है, साइड आ गई, क्या 11। कोई दिक्कत हो तो यहां तक बताओ मुझे, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी। आ गया समझ में। चलिए साहब, अब हम क्या करेंगे, हमें बताना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बताना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो हम लिखेंगे कि भाई घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा, ये होता है जी 6a², यानी कि टोटल सरफेस कितने, आपने लूडो खेला ना, वो क्यूब जो होता है जिसे पासा फेंकते हैं जब, उसमें कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। क्लियर है, तो इसीलिए अब 6a², क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में होगा यूनिट, ठीक। तो क्या करेंगे जी, 6 इंटू a², ए कितना निकाला अभी 11, तो 11 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 11 का स्क्वायर कितना 121। तो भैया 11 गुना 6, तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, एक कैरी, 6 कम 6 और एक 7, 726 और सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा घन का, ठीक है। आया क्या समझ में, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे, यहां तक कोई दिक्कत समझ में आया, ठीक है। फटाफट नोट करो इसको, अगले सवाल की तरफ देखते हैं, है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम कि क्या सवाल हमें दिया गया है, जल्दी जल्दी फटाफट बताइए इसको। तो चले क्या अगले सवाल की तरफ, बढ़े अगले सवाल की तरफ, बताइए। चले, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं बच्चों। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, डबल स्टार लगा लो इस पे, तो इस पे तो स्टार लगा लो, 2 नंबर का बिल्कुल पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सवाल क्या है, यदि एंगल बी बराबर एंगल क्यू ऐसे न्यून कोण हो, यानी कि क्या है ये न्यून कोण है, जिससे कि साइन ए बराबर साइन बी हो, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू होगा। ये सिद्ध करना है, ठीक है भाई। न्यून कोण है मतलब लगा लेते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं एक तरीके से, ठीक है भाई। ये मैंने बना लिया यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा डार्क बनाते हैं ना, तो क्योंकि ये लाइट हो जाता है फिर दिखता नहीं है, तो डार्क के लिए अपने को ब्लैक पेन यूज करना पड़ेगा। तो ये लीजिए हमने बना लिया यहां पर एक समकोण त्रिभुज। उसमें क्या कहा गया है कि बी और क्यू न्यून कोण है, बी और क्यू क्या है न्यून कोण, मतलब कि भाई न्यून कोण तो ये होते हैं, ये दोनों न्यून कोण होते हैं, यस और नो। तो ये बी है मान लो और ये क्यू है, ठीक। अब बचा क्या है हमारे पास, कुछ भी ले लो, इसको इसको कुछ भी ले लो, मान लो पी ले लो, ठीक है। मैंने पी ले लिया, ओके। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, दिक्कत क्योंकि यार 90 डिग्री होता है, सही बात है कि नहीं है, ये 90 डिग्री है। अब
उसने क्या कहा है कि साइन ए बराबर साइन बी हो जाता है ना। तो भैया ये क्या हो जाएगा, देखो इसके सामने वाला तो कर्ण सेम ही रहेगा, ठीक है कि नहीं, कर्ण तो सेम रहेगा, कर्ण में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं अपना, ठीक है जी। बहुत ध्यान से देखेंगे सारे के सारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जो दिया है, क्या दिया है कि दिया है हल में देखते हैं हम, है ना। दिया है, क्या दिया है कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू जो है न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण है, मतलब 90 से छोटे हैं, है ना। जिससे क्या हो जाता है, साइन ए बराबर साइन बी हो जाता है, क्या हो जाता है, साइन ए बराबर साइन बी हो जाता है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को, जल्दी बताओ, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, चलो जी बहुत बढ़िया। अब देखना बहुत ध्यान से, साइन ए की बात हो रही है प्यारे लाल, साइन ए, तो ए कहां पर है, ओ सॉरी ए, साइन ए बराबर साइन बी, है ना। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको ए ले लेता हूं, क्योंकि पी और क्यू तो हो गया, तो यहां पर ए ले लेते हैं क्योंकि यहां पर ए है, ठीक है, माय मिस्टेक, कोई बात नहीं, भूल गया था। चलिए अब साइन ए की बात हो रही है, तो साइन ए के लिए लंब बटे कर्ण होता है, भैया क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो हम लिखते हैं यहां पर क्या होता है भैया, लंब बटे कर्ण होता है साइन ए के लिए, सेम रहेगा। साइन बी भी सेम रहेगा कि भैया लंब बटे कर्ण ही हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो है नहीं इसमें, है ना। अब बराबर का निशान लगाएंगे, ए की बात हो रही है, तो ए के लिए कर्ण ये रहा, कर्ण ये रहा, तो आधार क्या हो जाएगा, सॉरी लंब क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, लंब तो यही रहेगा भैया, लंब तो यही रहेगा भैया, ठीक है कि नहीं है, ये रहेगा क्या, बताओ जल्दी, लंब ये रहेगा क्या, साइन ए बराबर साइन बी हो, बताओ जल्दी, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, तो ए क्यू, हमें क्या चाहिए, बी क्यू, तो क्यू ए हम ले लेते हैं, क्यू ए बराबर कर्ण क्या है, क्यू बी, ठीक है भाई, बराबर लंब बटे कर्ण, अब क्या है, साइन बी है मेरा, क्या है, साइन बी, तो साइन बी, बी की वैल्यू ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये क्या, कर्ण तो सेम रहेगा, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, ओहो सॉरी थोड़ी गलती हो गई भाई, है ना। यहां पर ए की बात हो रही है, तो ये मेरा क्या रहेगा, ये तो आधार रहेगा, कहीं मिस्टेक हुई है ना, क्योंकि हमें बी चाहिए और क्यू चाहिए, तो क्यू ए, अगर लंब बटे कर्ण करूं मैं, क्यू ए और अपोन में कर्ण करूं तो सेम ही हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। सवाल देखे क्या, सवाल कभी गलत उतारा हो हमने, सवाल देखते हैं एक बार, है ना, सवाल देखते हैं कि क्या है। हाँ सवाल हमने गलत उतारा बेटा, सवाल ही गलत हो गया तो सॉल्यूशन तो गलत होगा ही होगा, क्लियर है, सॉल्यूशन तो गलत होगा ही होगा। तो हम इसको जरा यहां पर थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको सवाल को सही कर लेते हैं, ये ए की जगह है जो है, मैं वही सोच रहा हूं कि अगर ऐसा होगा तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा यार ये चीजें, है ना, भारी मिस्टेक हो जाती है यार, बहुत कैड़ा काम हो जाता बच्चे। तो इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर देते हैं सवाल को, सवाल में है साइन बी बराबर साइन क्यू होगा, साइन बी बराबर साइन क्यू होगा, है ना, साइन बी बराबर साइन क्यू हो जाता है, ठीक है, ये दिया है कि साइन बी बराबर हो जाता है आपका साइन क्यू, ऑलराइट, ये अब सही है, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, ठीक। अब हम कर सकते हैं बड़े आराम से कि साइन बी है, तो बी की वैल्यू ये रही, सॉरी बी एंगल ये रहा, इसके सामने वाला लंब हो गया, ठीक है, और ये कर्ण है ही सेम, तो भैया क्या होता है, लंब बटे कर्ण बराबर साइन क्यू भी लंब बटे कर्ण ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, साइन तो हमेशा लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। अब लंब कितना है देखो, बी के लिए, बी के लिए मैं देख रहा हूं, बी के लिए लंब क्या है, ये लंब है, यानी कि ए क्यू या क्यू ए, है ना, ए क्यू या क्यू ए, तो ए क्यू लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपोन में कर्ण क्या है, कर्ण मेरा है बी क्यू, कितना है कर्ण, बी क्यू, बराबर लंब क्यू के लिए, तो क्यू के लिए लंब तो ये हो जाएगा और कर्ण सेम रहेगा, तो कर्ण क्या है ए बी, लंब क्या है ए बी, और कर्ण क्या रहेगा बी क्यू, सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, बताइए आप, बताइए जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत यहां तक, एंगल के सामने वाला हमेशा लंब होता है, ठीक है। तो बी क्यू से बी क्यू खत्म, तो बचा क्या, ए क्यू बराबर ए बी, क्या बचा बेटा, ए क्यू बराबर ए बी बचा, यानी ए क्यू बराबर जो है वो ए बी के है, मतलब ये वाली भुजा जो है इस वाली भुजा के बराबर है, ठीक। तो 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, कि अगर भैया सम्मुख भुजाएं
बराबर होती है तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये बात हम लिखेंगे क्या, अतः, या ऐसे लिखो यदि, है ना, यदि किसी त्रिभुज की, किसी त्रिभुज की, किसी त्रिभुज की आसन्न भुजाएं, सम्मुख नहीं कह सकते, आसन्न, किसी त्रिभुज की आसन्न भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण, उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं बेटा, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर, बात समझ में आई। तो क्या है हमारे पास कि ए क्यू बराबर हमने करा है बी ए, यानी ए बी। अब ए क्यू के सामने जो एंगल है कौन है, ए क्यू के सामने जो एंगल है बेटा बी है, तो एंगल बी बराबर ए बी के सामने जो एंगल है एंगल क्यू है, और यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये क्या हो गया, इति सिद्धम। आई क्या बात समझ में बेटा, इतना ही करना है भाई। आया, क्लियर है यहां तक। तो थोड़ा सवाल में दिक्कत आ गई थी बट तरीका सेम है ना, तभी मैं सोच रहा था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोई बात नहीं, करना सही है, गलत नहीं पढ़ना अपने को। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई भी बच्चा फटाफट बताइए, फिर हम अगले सवाल की तरफ देखते हैं। और नोट कर लो इसको फटाफट जल्दी से सारे बच्चे। चलिए कर लिया नोट, तो भैया देखते हैं अगला सवाल हमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, फटाफट देखते हैं अगला सवाल जल्दी। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमें क्या दिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, 2 नंबर का आएगा, पहले चैप्टर में से है। क्या है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 50 तथा एलसीएम 1250 हो तो यदि उनमें से एक संख्या 100 हो तो दूसरी संख्या बताइए। क्लियर है, आसान सवाल है। ठीक है, ये बिल्कुल आसान सवाल है। तो हल करते हैं इसको, देखते हैं इसका हल क्या कैसा होगा और किस तरीके का होगा। तो लिख लेते सबसे पहले, दिया है ना, क्या लिख लेते हैं सबसे पहले, दिया है, क्या दिया है कि संख्याओं का एचसीएफ दिया है, तो एचसीएफ बराबर कितना दिया है 50, और एलसीएम बराबर कितना दिया है, एलसीएम बराबर दिया है 1250। ठीक है भाई, और एक संख्या भी दी है प्यारे लाल, क्या दी है, एक संख्या, क्या दी है, एक संख्या जिसको मैं n1 कह रहा हूं, तो n1 दी है मेरे को कितना 100, तो मुझे निकालनी है दूसरी संख्या n2। आप बोर्ड में इसी तरीके से करोगे, कोशिश करना कि बराबर के नीचे बराबर लगे, है ना, बराबर के नीचे बराबर लगे। अब क्या करना है मुझे, फॉर्मूला लगाना सीधा सीधा, कुछ नहीं। क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। ठीक है भाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्लियर है, फॉर्मूला लगाते हैं। दो संख्या कौन कौन सी है, n1 इंटू n2 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है भाई, ये हमने लिख दिया। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, वैल्यू पुट मैं यहां पर कर रहा हूं। ठीक, तो यहां पर n1 मेरा दे रखा है कितना है 100, n2 निकालना है, यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाई n2 बराबर एलसीएम कितना दे रखा है 1250, 1250 इंटू एचसीएफ कितना दे रखा है भाई 50 दे रखा है, तो मैं 50 लिख देता हूं। यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं होगी, है ना। तो n2 बराबर कितना हो जाएगा भाई 1250 इंटू में 50 और बट्टे में कितना 100, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में उधर जाके कैसा हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर है, तो भाई n2 बराबर हो जाएगा कितना, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 125 पंजे 625, कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरी संख्या अतः हमारी दूसरी संख्या क्या होगी, हम लिख देंगे अतः दूसरी संख्या 625 है। क्लियर है भाई, ये बात भी हम लिख देंगे। क्लियर है, आया समझ में। चलिए फटाफट नोट डाउन करिए, फटाफट नोट डाउन करिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी इसको नोट डाउन करिए। चलिए करें नोट डाउन।
तो भैया आज के लिए इतना ही, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लेंथी हो गई है और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल कवर करेंगे जो PYQ है, जो आते रहते हैं ना। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अब पूरी जान लगाइए, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो स्किप मत करना, कोई भी देखना मत बोलना, क्योंकि वो मैं सवाल करवाने वाला हूं जो 100% आएंगे, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन ही कराऊंगा, 2 क्वेश्चन 2 नंबर का नहीं, सीधा 4 और 6 नंबर का कराऊंगा मैं, 4 और 6 नंबर का। तो उस वीडियो को स्किप मत करना भाई, देख लेना, क्योंकि वो आपके बहुत काम की होने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, सी यू।